बीजेपी को मणि दे दी है चुनाव के बीच। एक ऐसी मणि जो 2014 में भी बीजेपी के लिए काम कर गई, 2019 में भी बीजेपी के लिए काम कर गई, लेकिन इस बार शायद राहुल गांधी की पिच पर आके आपको बैटिंग और करनी पड़ रही उसी है। का नतीजा है कि पीएम पहली बार खुलकर मुसलमान शब्द का उपयोग कर रहे हैं और जमकर कर रहे हैं। मजा आएगा। पहले इंडिया बनाम नेपाल का मैच हो रहा था, अब पाकिस्तान के साथ मुकाबला है। कन्नौज के अंदर इत्र नगरी में आतंकी इकट्ठे हो रहे हैं। ईवीएम खुली तो धाए धाए 350 के पार एनडीए पहुंच गया। जुमला भर है, 400 पार की लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई सिर्फ 272 या बहुमत जुटाने की है। कहीं ना कहीं डिक्टेट कर रही है, पर्दे के पीछे से 80 सीटें नाप की लड़ाई बना ली है बीजेपी ने। अमित शाह ने एक अभी इंटरव्यू में रिसेंटली कहा है कि हम 4 से 5 सीटें और जीतेंगे यूपी में, यानी वो भी मान चुके हैं कि 80 की 80 मुश्किल है बीजेपी के लिए। पाकिस्तान में जाके बोल चुके हैं कि हमको मोदी की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए। वो कठपुतली का खेल हो चुके हैं। जो कठपुतली के धागे होते हैं ना, वो ही हमारी केंद्रीय जांच एजेंसी है और विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, उनके जो नेता है वो इसमें बीच में लटके हुए। अब जैसे उन्हें नचाया जा रहा है वैसे ही नाच रहे हैं। तरीका मायावती की सियासत का भी दिख रहा है। चौथे चरण की वोटिंग से पहले देश में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अडानी अंबानी का मुद्दा भी चुनाव के बीच खूब गूंज रहा है। वहीं मणिशंकर अय्यर भी अखाड़े में कूद चुके हैं। आकाश आनंद पर मायावती ने कार्रवाई कर दी है। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ आशीष और विजेंद्र हैं। शुरुआत विजेंद्र आपके साथ करना चाहूंगा। मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। तो आपको क्या लगता है, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के पक्ष में ये बोलकर बीजेपी को मणि दे दी है चुनाव के बीच? बिल्कुल कह सकते हैं कि एक ऐसी मणि जो 2014 में भी बीजेपी के लिए काम कर गई, 2019 में भी बीजेपी के लिए काम कर गई, लेकिन इस बार शायद काम ना कर पाए क्योंकि 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक किया। उन्होंने बोला कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर वो चाय की दुकान खुलवा देंगे मोदी जी के लिए। 2019 में उन्होंने मोदी जी की जाति के बारे में कमेंट किया, उस पे फिर राजनीति हुई, उस पे बीजेपी को फायदा मिला। लेकिन इस बार पाकिस्तान पर जो बोला है वो मणिशंकर अय्यर पहले भी कई बार बोल चुके हैं, कुछ नया नहीं। वो पाकिस्तान में जाके बोल चुके हैं कि हमको मोदी की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए। वैसे भी एक वो नॉन सीरियस प्लेयर माने जाते हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीजेपी की मदद जितनी सैम पित्रोदा ने की है उतनी शायद इस बार मणिशंकर अय्यर नहीं कर पाएंगे। मतलब एक तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बीच जंग मची हुई है, किस तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके, कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी ने अडानी और अंबानी का हाल ही में नाम लिया, उसको लेकर कांग्रेस सीधे फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगी कि अभी तक हम नाम ले रहे थे अडानी अंबानी का और मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अब मोदी जी खुद रैली में नाम ले रहे हैं। इसका मतलब मोदी जी घबरा रहे हैं या फिर चुनाव का जो भी नतीजे या जो भी संकेत मिल रहे हैं वो बीजेपी ने जितने भी आकलन करे हैं उसके सटीक बैठते नहीं दिख रहे, इसलिए नए मुद्दों को उछाला जा रहा है। और कल ही अभी हाल ही में राहुल गांधी का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे उछाले जाएंगे, कुछ ऐसे बयान लाए जाएंगे जिससे जनता का मूड जो अभी तक सेट होता दिख रहा है कांग्रेस के सिनेरियो से, वो भटक जाए। तो आशीष, आपको क्या लगता है, सैम पित्रोदा पे जिस तरह से कांग्रेस ने कार्रवाई की अभी और उसके बाद मणिशंकर अय्यर फिर कूद गए, तो इन्होंने ठान ही लिया है कि जब भी ये आएंगे कांग्रेस की लुटिया डुबो देंगे पूरी तरह से? और राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं उस पर राहुल गांधी मेहनत कर, सभी राजनेता मेहनत कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर का जिस तरीके से बयान सामने आया, ये बयान कब का है कब का नहीं है, इस पर किसी ने भी जहमत नहीं उठाई कि इस पर सोचा जाए ये कब बोला था, कब किस सिनेरियो में बोला था, क्या कहना चाह रहे थे। सबको मुद्दा मिल गया और एक हाईकमान की तरफ से ऑर्डर आया कि भाई इस पर आपको अपने रिएक्शन देने हैं। सबने देने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने किनारा कर लिया भाई के उदित राज कह रहे हैं दिल्ली में उम्मीदवार है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई भी ऑफिशियल पद नहीं है कांग्रेस का, इसलिए उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। सैम पित्रोदा बीच में आए थे, रंगों के आधार पर देश के लोगों की अलग अलग व्याख्या कर रहे थे। उनको ओवर से कुल मिला के कांग्रेस के जो ओवरसीज कांग्रेस का दुनिया में कहीं भी चुनाव होते हैं, चाहे अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, कभी भी विकास के मुद्दे पर किसी पार्टी को वोट नहीं मिलते, उसको भावनात्मक मुद्दे उठाने पड़ते हैं। सनातन वही एक मुद्दा है जो बीजेपी के लिए काम करता है, पाकिस्तान वो मुद्दा है जो बीजेपी के लिए काम करता है। पाकिस्तान से वहां के नेता जो इमरान खान के करीबी माने जाते हैं वो ट्वीट करते हैं राहुल गांधी के लिए। फवाद का आप नाम ले रहे हो? हाँ, जो फवाद उनके मंत्री भी रहे, वहां पर आईटी मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, वो उनके फेवर में करते हैं। एक अखबार ने इंटरव्यू किया उनका, भारत के अखबार ने, उन्होंने बताया कि हाँ हम कांग्रेस को पसंद करते हैं और कांग्रेस अगर आएगी तो पाकिस्तान और भारत के संबंध अच्छे होंगे। अगर ऐसे बयान पाकिस्तान से आएंगे तो लाजमी है कि इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा।
नहीं तो आप पाकिस्तान, आप हर बात से पाकिस्तान को इधर रखना चाहते हो, लेकिन कांग्रेस को लेकर पाकिस्तान टिप्पणी कर देता है तो आप उसको कांग्रेस के फेवर में बना देती है बीजेपी। क्यों बनाते हो कि कांग्रेस के फेवर के लिए थोड़ी ना कर रहा, वो तो मजे ले रहा है, पाकिस्तान मजे ले रहा है, आप भी लेते हो 5 साल में। लेकिन सवाल तो विजेंद्र आशीष टाइमिंग पर उठते हैं, जिस तरह से इनकी एंट्री हो जाती है अचानक से, ये ऐसे समय पर आते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और बीच में कन्नौज में चुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव के सामने सुब्रत पाठक की चुनौती है, जिन्होंने डिंपल यादव को हराया था। अब वो बोल रहे हैं कि समाजवादी जो कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं उनको वो इनडायरेक्ट तौर पर जनता को आधार बता रहे हैं कि मुझे ऐसा संज्ञान जनता ने दिलाया है कि कन्नौज के अंदर इत्र नगरी में आतंकी इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं सुब्रत पाठक। जिला निर्वाचन जो अधिकारी है उसको पत्र भी लिख रहे हैं, तो इसकी टाइमिंग को लेकर सुब्रत पाठक ने सुब्रत पाठक ने एक चीज और विवादास्पद बोली थी कि ये मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है। वो अपने आप को भारत बता रहे हैं और जो अखिलेश यादव है उसको पाकिस्तान बता रहे हैं। तो पाकिस्तान से जोड़ ये इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव में अगर आप अपने अपोनेंट को पाकिस्तान बोलेंगे तो फिर लोकतंत्र कहां जाएगा? नहीं, राजनीति का ये तरीका ही गलत है। इस मामले में आपको मायावती की तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे आप मायावती को पसंद करते हो या ना करते हो। उनके सगे भतीजे थे आकाश आनंद, जिनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, उन्होंने कुछ विवादित बयान दिए, उन्होंने कुछ आतंकी बोला एक सत्ताधारी दल को, जिस पर FIR दर्ज हुई सीतापुर में। उसके बाद विरोध हुआ और उन्होंने आखिरकार उनको कार्रवाई कर दी। उन्होंने तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करा, उन्होंने बोला कि अबे तुम कौन होते हो राम को लाने वाले, जिन्हें इस तरीके से। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई विजेंद्र, कहा जा रहा था कि आकाश आनंद बीजेपी पर आक्रामक हो गए काफी ज्यादा और इससे बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। और जो अंदर खाने खबर चल रही है, लोग जैसा कह रहे हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, तो इसका नुकसान क्या बीजेपी को सीधे तौर पर हो सकता था, जिस तरह से आकाश आनंद जबरदस्त आक्रामक मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे? मायावती बीजेपी की बी टीम है, ये कहना है शिवपाल यादव का, और तमाम जो विरोधी दल है मायावती के खिलाफ है। और जिस तरीके से मायावती का बर्ताव है वो भी इशारा कर रहा है कि मायावती क्या करना चाह रही है। जौनपुर में श्रीकला रेड्डी, जो कि धनंजय सिंह की धर्मपत्नी है, उनको टिकट दिया था, और जैसे ही धनंजय सिंह को जमानत मिली और वो जैसे ही चुनाव प्रचार करने में जुटे, उनको नामांकन करना था, नामांकन से ठीक पहले उनका टिकट ही काट दिया। ये क्या था? नामांकन कर दिया। लेकिन उससे बड़ी बात ये कहीं ना कहीं मायावती के अंदर इनसिक्योरिटी थी। वो 5 महीने से कैंपेन कर रहे थे पार्टी के लिए, मीडिया में छाए हुए थे आकाश आनंद। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है। अगर आपका कोई सबऑर्डिनेट ज्यादा फेम ले जाए तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि आगे जाके ये मेरी पार्टी टेक ओवर ना कर ले। अब मायावती को संबंध इसलिए भी केंद्र की सरकारों से अच्छे रखने पड़ते हैं क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के कई मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। वो नहीं चाहती, उनको पता है कि बीजेपी गिरते पड़ते भी सरकार बना लेगी तीसरी बार भी। ऐसे में वो मोदी और शाह से बैर नहीं लेना चाहती है, शायद इसीलिए उन्होंने स्टेप डाउन करने को बोला अपने भतीजों को। मतलब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो सियासत हो चुकी है वो कठपुतली का खेल हो चुकी है। जो कठपुतली के धागे होते हैं ना, वो ही हमारी केंद्रीय जांच एजेंसी है। और विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, उनके जो नेता है वो इसमें बीच में लटके हुए। अब जैसे उन्हें नचाया जा रहा है वैसे ही नाच रहे हैं। और वही तरीका मायावती की सियासत का भी दिख रहा है। वो जहां पर भी ऐसा उम्मीदवार उतारती है जिससे सपा की मुश्किलें बढ़ जाती है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला ये रहा जौनपुर में बीजेपी के लिए धनंजय अडानी का नाम वो इंसान ले रहा है जो 5 साल से उस पर कुछ भी नहीं। कांग्रेस ने हर तरह का कैंपेन चलाया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस संसद रुक गई, बहस हुई, सड़कों पे बोला LIC का पैसा खा लिया अडानी ने, ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल रही है अडानी को। आपको पता है उससे कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिया? कांग्रेस ने एक PC की बाकायदा फुटेज बताया कि इस चुनाव कैंपेन में राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं। बाकायदा कल भी उन्होंने एक रैली में नाम लिया है अडानी का। तो PM वो जो बोल रहे हैं वो हकीकत नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का जो ऐसा कहना ही है। बाकी अगर आप लगातार फॉलो कर रहे हो इस सियासत को और इस चुनाव के दौरान जो बयानबाजी को, तो आप देखेंगे PM मोदी का बयान तो अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले आया, 30 अप्रैल। उससे कुछ दिन पहले 30 अप्रैल को एक आप देखोगे राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पे एक लंबा चौड़ा भाषण का 1 मिनट का कटिंग डाला हुआ है। उस वीडियो के अंदर वो बोल रहे हैं अपने अंदर और जो मोदी के अंदर क्या क्वालिटीज हैं दोनों के अंदर, और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अंतर क्या है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में अंतर क्या है, उसको वो बता रहे हैं। उसको डिफाइन करते वक्त वो अडानी का भी नाम ले रहे हैं, अंबानी का भी नाम ले रहे हैं। तो जिस तरीके से PM मोदी ने बोला वो एक तरीके से सरासर झूठ है। लेकिन उससे बड़ी दिक्कत यह है कि हजारों करोड़ का चंदा बीजेपी को मिलता है और बीजेपी के सबसे बड़े नेता किसके चंदे की फिक्र कर रहे हैं जिसके अकाउंट फ्रीज हो गए थे। आप सोचिए कि कितना बड़ा शिफ्ट है। ये एक तरीके के बड़े संकेत हैं। ये जो 400 पार की बात कही जा रही है सिर्फ जुमला भर है, 400 पार की लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई सिर्फ 272 या बहुमत जुटाने की है। वो बामुश्किल कैसे भी जुट जाए। जो बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं वो
3 चरणों का चुनाव हो चुका है। वो जो एग्जिट पोल होते हैं ना, वो हमको और आपको बताए जाएंगे कि वो 1 जून को शाम को 6 बजे के बाद आएंगे, लेकिन वो जो एजेंसीज इनके लिए पोल करती हैं वो उनको 7 बजे उसी दिन बता देती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। मतलब माहौल पता पता चल लग जाता जाता है। मिला के डगर अब मुश्किल होती दिख रही है, जिसलिए नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं। अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, अमेरिका को, चीन को, बीजेपी के जिसको ला सकते हैं उसको लाया जा रहा बीजेपी है। से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को चिंता 400 की है, 272 की जुगाड़ उन्होंने पहले ही कर ली है। उनको पता है फला स्टेट में फला सीट से हम इतनी सीटें निकाल लेंगे कि सरकार बन जाएगी, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारी टैली 272 के भी आगे जा सकती है इंडिया अलायंस की। तो हो सकता है ऐसे में हंग असेंबली भी हो जाए, हंग पार्लियामेंट हो। जिस तरह से होने के लिए समीकरण कुछ दिख भी रहे हो हैं, सकता है, लेकिन चुनाव का प्रतिशत, जो मतदान प्रतिशत लगातार गिर रहा है, वो साफ तौर पे इशारा कर रहा है कुछ मतलब हेरफेर या कुछ बड़ा होने वाला है। यूपी बड़े और संकेत बिहार है में ये। कुछ कम हुए, बाकी राज्यों में तो बम्पर वोटिंग हो रही है। बड़ा असम संकेत और दे रहा है। बंगाल ये जैसे सारा राज्यों में। नैरेटिव है ना 2019 में भी दिया गया था, जब पहला फेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पीएम डरे हुए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि वो हार रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में जब भी इस तरह की बातें होती हैं। ईवीएम खुली तो धाए धाए 350 के पार एनडीए पहुंच गया, बीजेपी 303 सीटें जीत गई और फिर जो हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री। और एक आशीष, एक और सवाल नहीं मैं नहीं, पूछना चाहता हूं। आप बात करो, डरे नहीं हो, जो पहले भी बात हुई थी। लेकिन अगर आप डरे हुए नहीं हो तो फिर आप कैसे कह सकते हो अडानी अंबानी की बात कर रहे हो? आप उसी पिच पर जाकर खेलने लगे जिस पिच पे बुला रही थी। अभी तक ऐसा होता था कि बीजेपी सेट करती थी पिच, ये बात उसमें सही है। विपक्ष खेलता था। बिल्कुल सही लेकिन अब राहुल गांधी की पिच पर आके आपको बैटिंग और करनी पड़ रही उसी है, का तो डरने नतीजा की है क्या कि है? पीएम पहली बार खुलकर मुसलमान शब्द का उपयोग कर रहे हैं और जमकर कर रहे हैं हर रैलियों में। और यहाँ ये तक कांग्रेस ने पिच जो ये तैयार बात की तो है ठीक है, लेकिन 3 फेज जो हुए हैं अब तक, उसमें कहा जा रहा है कि पहला फेज जो था पश्चिम यूपी का 8 सीटें हैं। बीजेपी का खुद का इनपुट कह रहा है कि वो पिछली बार 3 जीते थे, इस बार 5 सीटें जीतने जा रहे RLD हैं। साथ में आई तो दूसरे इसका फेज कुछ में फर्क 8 सीटें थी, पड़ेगा। बीजेपी का इनपुट कह रहा है जो सी वोटर और फलाना ढिमाका जितने भी एजेंसी सर्वे करती है, 8 में से 8 बीजेपी जीतने जा रही है। तो जो यूपी में बोला जा रहा है कि 40 सीटें आएंगी इंडिया की और एनडीए की, तो बीजेपी कंफर्ट है। राजस्थान में बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि 2-4 सीटें हमारी घट सकती है। बीजेपी के इनपुट कहीं से होता है। मिले? बीजेपी के इनपुट कहीं से मिले या ना मिले? जब सी वोटर जैसी एजेंसीज, चाणक्य जैसी एजेंसीज काम करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो इतनी दूध की धुली है कि चलिए, आखिरी दिन बताएंगे? आकाश आनंद को लेकर आशीष, मेरा यही सवाल है कि जिस तरह से वो कैंपेनिंग कर रहे थे, उनको हटा दिया पद से, क्या अब बीएसपी 0 सीटों पर सिमट जाएगी, जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है कि आकाश आनंद ने एक प्रचार तरीके करते से रहते तो हो सकता था बीएसपी एक जो सीटें मिल आउट ऑफ जाती। पिक्चर हो चुकी थी उसको पिक्चर में लेके आए थे और बीएसपी के लिए अच्छा खासा पश्चिम बेस यूपी में भी, हाँ, बेस भी तैयार किया था और माहौल सेट कर दिया था। बीएसपी के जितने भी समर्थक थे उनको लगने लगा था कि आकाश आनंदी फ्यूचर है बीएसपी के, और ऐसा नेता मिल गया है बीएसपी को। उत्तराधिकारी घोषित भी किया हुआ है। उत्तराधिकारी खुद घोषित कर दिया था कि ऐसा नेता मिल गया है जिसके आधार पर वोट दे सकते हो आप, उनकी पार्टी को अपने जनप्रतिनिधि उनके आधार पर चुन सकते हो। लेकिन अब होता है कि आकाश आनंद को अब फिर से पिक्चर से बाहर करने की कोशिश की गई है। अब इसके 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है उनके बीच का संबंध है, भाई वो भतीजे लगते हैं, वो बुआ है उनकी, क्या पता उनके हित में ही लिया हो, जैसा आप बता चुके हैं। मैच्योरिटी नहीं है उनका कहना। मैच्योरिटी की तो बात है कि ज्यादा मैच्योर कौन है? कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र यहाँ पर राजपूत लड़ाई है डायरेक्ट कि आरोप लगा रहे हैं ज्यादा आशीष की मैच्योर कौन है? बीजेपी के मायावती कहने को पर की लगा गई हुआ है। कि हम सीटें इतनी जीतेंगे नहीं, केंद्र में सरकार तो बना नहीं लेंगे, कितनी भी जीते। लेकिन इसके चक्कर में हमने अगर बीजेपी को ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया, आकाश आनंद के में भीड़ जुट रही थी और उनकी बातें जिस तरीके से वो तल्ख बयानबाजी कर रहे थे, वो जनता के बीच में जो उनका जनाधार है उसमें असर दिखा रही थी। कहीं से बीजेपी का गणित ना बिगड़ जाए, ऐसा विपक्ष का कहना है। कई लोग चुटकी ले रहे हैं कि मैच्योरिटी अमित शाह डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी में कौन मैच्योर है कौन नहीं है। ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं डिक्टेट कर रही है पर्दे के पीछे से, और 80 सीटें नाक की लड़ाई बना ली है बीजेपी ने, अपने नाक का सवाल है, अमित शाह ने जीतना एक चाहती है इंटरव्यू इसलिए। में रिसेंटली कहा है कि हम 4 से 5 सीटें और जीतेंगे यूपी में, यानी वो भी मान चुके हैं कि 80 की 80 मुश्किल है बीजेपी के लिए। नहीं, 80 के 80 तो बहुत मुश्किल है। अमित शाह कहें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी कहें, चाहे सीएम योगी कहें, 80 तो कोई भी दल नहीं जीतने वाला यूपी में अभी फिलहाल, तो ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए अब चौथे चरण की वोटिंग पर चलते हैं विजन। शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगा। कन्नौज ये बहुत ही बड़ी सीट है, हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी मैदान मैं इस सीट पर एक चीज और बताना उनके चाहूंगा सामने आपको। सुब्रत पाठक है। बिल्कुल, क्या सुब्रत लग रहा है? पाठक सिटिंग कैसा एमपी है, उन्होंने डिम्पल यादव को हराया। उसके पहले भी वो सपा से हार चुके थे, जहां तक 2014 में भी चुनाव लड़े थे। इस बार फिर से ताल ठोक रहे हैं, अच्छे पैसे वाले उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और वो कह रहे हैं कि मजा आएगा। पहले इंडिया बनाम नेपाल का मैच हो रहा था, जो कैंडिडेट बीजेपी ने दिया था, एसपी ने दिया था। अब वो कह रहे हैं कि
अब पाकिस्तान के साथ मुकाबला है। कुल मिला के वहां पर योगी जी भी कैंपेन कर रहे हैं, सुब्रत पाठक के लिए पूरी पार्टी उतरी हुई है। तो लड़ाई तो टफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि सपा हार जाएगी, इसलिए कन्नौज का किला बचाने के लिए अखिलेश सपा का गढ़ माना जा सकता है। और डेब्यू भी मेरी समझ से अखिलेश यादव ने जितना मैं जानता हूँ वहीं से किया था। लेकिन अगर डिंपल यादव चुनाव लड़ती तो सुब्रत पाठक भारी पड़ते, लेकिन अखिलेश यादव खुद उतरे हैं तो खेल बदल चुका है। अखिलेश यादव खुद वहां पर उतर गए, खेल बदल चुका है, तभी सुब्रत पाठक को बोलना पड़ रहा है कि आतंकी आ रहे हैं और जनता को आधार बना रहे कि जनता संज्ञान में ला रही है हमारी बात। 2019 में नवेंदु मैनपुरी सबसे बड़ा किला है सपा का। नेताजी मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव लड़ते थे, उनका मार्जिन 4 लाख 5 लाख होता था और 1 लाख से कम हो गया, 93,000 कुछ वोटों से वो जीते थे। उपचुनाव में डिंपल यादव जीती तो वो मार्जिन बढ़ गया काफी, वो 2 लाख के आसपास चला गया था। लेकिन क्या होता है जब लोकसभा का चुनाव होता है ना, तो लोग पीएम का फेस देखकर वोट करते हैं, ना कि सांसद का फेस। हॉट सीट है उन्नाव, यहाँ से साक्षी महाराज वर्सेस सपा के अन्नू टंडन आशीष। क्या लग रहा है इस सीट पर बीजेपी रिपीट कर पाएगी फिर से? देखिए सपा की नहीं, कांग्रेस की अन्नू टंडन आई थिंक। ये सीट शायद कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के थ्रू है। और जो जैसा अनु टंडन का रहा है, पहले भी सांसद 3 से 4 बार सांसद विधायक रही है और सपा कांग्रेस में आना जाना उनका इन दोनों में लगा रहता है। लेकिन साक्षी महाराज को सलमान खान उनके लिए प्रचार करते थे। आप साक्षी महाराज को लेकर बोलोगे, उनका कोई जनाधार नहीं है, वो कोई ऐसे भी कसौटी पर खड़े नहीं कर सकते कि इनको राजनेता कहा जाए। बिना जनाधार के जीत रहे थे वो इतनी बार। वो मैनपुरी के भोगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे 2012 में, वहां से भी हार गए थे। 2014 की लहर चली तो कौन कौन चुनाव नहीं जीत गया। बहुत सारे नेताओं पर ये उन्हीं नेताओं में से एक है साक्षी महाराज, जो मतलब हवा में जीते हैं। नहीं, तब तो सपा के भी 4-5 ऐसे सांसद बने हैं, दूसरी पार्टियों के भी है, जो कि बिना सांसद बने थे अपनी दम पे बने। नहीं, जो भी बहुत सारे लोगों पर सवाल उठ सकते हैं ऐसे। और क्या कोई बात हुई ही नहीं, परिवार के लोग ही जीते थे बस। तो परिवार, तो इसमें क्या कोई बुराई है क्या? नहीं, मोदी जी का परिवार नहीं लड़ रहा ना चुनाव, अमित शाह का नहीं लड़ रहा है, तो बताना तो पड़ेगा ना। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, विजय अच्छी बात है ना। कोई आर्मी पार्टी तैयार करता है मेहनत से, तो समाजवादी पार्टी नाम मत रखो, उसका परिवारवादी रखो ना। समाज का मतलब सब समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देना। वोट कौन देता? सिर्फ यादव देख के आप टिकट दोगे तो कैसा चलेगा? मुसलमान देख के टिकट दोगे कैसे चलेगा? संबंध में आप उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जो मुसलमान है। कोई पार्टी टिकट ही तो देता है, चुनती कौन है? जनता। अगर आप फिर भी अगर सवाल उठा रहे ऑप्शन देंगे तो अच्छी जगह टिक लगाएगी ना जनता। ऑप्शन भी तो अच्छा देना पड़ेगा ना आपको। आपके नजरिए से क्या है, जनता गलत फैसला करती है? जनता नहीं, आप अपनी पार्टी का नाम परिवारवादी पार्टी। चलिए, आप दोनों मुद्दे से मत भटकिए, अक्सर हो जाता है आप दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। तो ये साक्षी महाराज सांसद रहे हैं लगातार से, इस बार भी सर्वे जो आ रहे हैं उनके पक्ष में आ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या नतीजा आता है। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, इस सीट पर बहुत ज्यादा बहस हुई थी कि यहाँ से टिकट मिलेगा अजय मिश्र टेनी को या नहीं। तो विजय, क्या लग रहा है अजय मिश्र टेनी जिस तरह से एक तरह से उनकी बाहुबली टाइप इमेज कही जाती है, तो वो जीतेंगे? उस हादसे के बाद हुआ था जिसमें थार किसानों के ऊपर चढ़ाई थी। अखिलेश यादव इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। कल वो वहां सभा करने भी गए, उन्होंने बोला कि हमारी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी क्योंकि लोग नाराज हैं, बेरोजगार। उन्होंने बोला कि थार का जवाब वोट से दो, किसान थार का जवाब इस बार वोट से देगा और उन लोगों को हटा के फेंकेगा जो थार के दम पर जिन्होंने ऐसा किया था। और आधार बना रहे कि अमित शाह ने बोला कि उस घटना में 3-4 आम लोगों की भी मौत हो गई थी। स्थानीय जो सो कॉल्ड किसान थे उन्होंने मिलकर मॉब लिंचिंग कर दी, तो हो सकता है इसका भी इम्पैक्ट पड़े। 3-4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन क्या होता है, मुद्दा बड़ा था। 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया लखीमपुर खीरी में। जनता सोच रही थी कि किसान नाराज है, ये फलाना ढिमाका। पश्चिमी यूपी में किसान तो नाराज थे। अगर किसान नाराज नहीं होते तो आपको किसान जो के लिए जो कानून लेके आए थे वो आपने वापस क्यों ले लिए 2022 लोकसभा? मैं उस घटना से बोल रहा हूं, टेनी के बेटे की वजह से जो घटना हुई थी उसके लिए कह रहा हूं। मैं उसी लिए कह रहा हूं, किसान भाई नाराज थे, आपने तभी अपने कानून को वापस लिया। ठीक है, बहुत सारी सीटें हैं, कई सीटें हैं, 13 सीटें हैं कुल, जिसपे 13 मई को वोटिंग होनी है। उसमें हम एक बार बता दें आपको कि शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, कन्नौज, अकबरपुर। हमारे आशीष खुद आते हैं, तो आशीष क्या लग रहा है आपको फर्रुखाबाद में? प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से कोई भी हो, वहां हवा बीजेपी की है। तो ये देखिए, ये होता है पत्रकार, जो हकीकत है वो समाज के सामने रखता है। चलिए ठीक है, तो ये अब देखना काफी दिलचस्प हो गया कि जिस तरह से जुबानी जंग नेताओं के बीच काफी तेज हो गई है, उसका असर चुनाव में कितना पड़ेगा। और अभी 3 चरणों की वोटिंग शेष है, किस दल को कितनी सीटें मिलेगी, नतीजे 4 जून को आएंगे। आपको क्या लगता है
आने वाले जो 3 चरण की वोटिंग शेष है उसमें बीजेपी और इंडी गठबंधन कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।